ऑप्शन है? नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे खास चर्चा करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान तो हो गया कुल मिलाकर, लेकिन पोलिंग के बाद अब परसेप्शन पर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है, सियासी जंग। क्योंकि जहां पर कि ईवीएम रखे हुए हैं स्ट्रांग रूम, वहां पर बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है, अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नतीजे से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है क्या, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि तमिलनाडु और केरल को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, उस एग्जिट पोल में क्या कुछ एक्स फैक्टर है, क्या कुछ वहां पर चर्चा हो रही है तमिलनाडु में खासतौर पर एक्टर विजय को लेकर, और केरल में कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर यूडीएफ सत्ता में आती है। ये सारी बातें हो रही हैं, सारी चर्चा हो रही है, इस पर भी करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि पंजाब में राजनीतिक बवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर कोई टूट है, और क्या भगवंत मान सिक्योर कर लेना चाहते हैं विश्वास मत हासिल करके, क्योंकि आज वहां विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, साथ में होंगे तमाम सवाल जवाब भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम पर जारी है हाई वोल्टेज ड्रामा। चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के स्ट्रांग रूम का दौरा कर धांधली का लगाया आरोप, तो ईसीआई ने तमाम आरोपों को किया सिरे से खारिज। चार मई को 5 राज्यों के आएंगे चुनावी नतीजे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में तैयारियां तेज। तमाम उम्मीदवारों की बड़ी धड़कनें। बड़ा सवाल, सोमवार को किसकी आएगी सुनामी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय लद्दाख का दौरा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना की। लद्दाख के उपराज्यपाल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान। कांग्रेस कर रही है विधानसभा का घेराव, तो बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यालय में लगाया पीपल्स असेंबली। आपके आरोपों पर देगी बीजेपी जवाब। और सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में हुई कटौती। घरेलू खुदरा कीमतों पर कोई असर नहीं, तेल कंपनियों को मिली राहत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। हम देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। जो 4 मई को नतीजे आने उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बड़ा बड़ा हंगामा और बवाल वहां पर हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में पोलिंग के बाद परसेप्शन पर सियासी जंग। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने बम पर पोलिंग करके जनादेश का सम्मान करना लगभग सभी दलों को सिखा दिया है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान में टीएमसी को और अधिक आक्रामक दिखने के लिए क्या विवश कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल टीएमसी के खिलाफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल शाम को कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम में 3 घंटे से भी अधिक समय बिताने के बाद कथित तौर पर ईवीएम की अनियमितताओं को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में या मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो जीने मरने की लड़ाई लड़ी जाएगी। राज्य के 3 बार की मुख्यमंत्री के इस बयान से लोगों को निराशा ही हाथ लगी होगी कि एक मुख्यमंत्री को अपने चुनाव क्षेत्र में धांधली को लेकर इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, या स्ट्रांग रूम तक उनको जाना पड़ रहा है। बीजेपी से ममता बनर्जी की हताशा मान रही है, साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर दाखिल होने को गैर कानूनी भी बता रही है। उत्तरी कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र को लेकर गुरुवार शाम से असामान्य तनाव का माहौल बना हुआ है। आज भारी तादाद में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बाद आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है।
टीएमसी की प्रायोजित हंगामे की स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कड़ा संदेश जारी किया है। आयोगों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार ही चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट की छंटनी के नाम पर हेरफेर की कोशिश हो रही है। तो आयोग ने कहा, किसी भी तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार 30 अप्रैल शाम 4 बजे से पोस्टल बैलेट अलग करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी पहले ही सभी पक्षों को दे दी गई थी। टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग को रात के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देना पड़ा। चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने दावा किया कि सभी पार्टियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। बैलेट बॉक्स के साथ, ईवीएम बॉक्स के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आयोग ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईसीआई नेट नाम की विशेष व्यवस्था भी लागू की गई है। यह सिस्टम पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों में अनिवार्य किया गया है। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर पुनर्मतदान की सिफारिश पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारियों ने की है। तो स्क्रूटनी का काम खत्म करने के बाद ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने बताया कि डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर रीपोल यानी कि पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है। 5 दशकों के बाद पश्चिम बंगाल ने रक्त रंजित इतिहास से अपना पीछा छुड़ाया है। चुनावी रक्त रंजित इतिहास से जिसने कभी वोट देने को जोखिम माना था, ऐसे लोग भी पोलिंग बूथ पर इस बार नजर आए और अपने अधिकार का प्रयोग करना उन्होंने संवैधानिक अधिकार माना और उसका प्रयोग भी किया। लोगों ने कहा, कोई जीते हारे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए, संविधान की सत्ता कायम रखनी चाहिए। पीपुल्स पल्स एक जो एग्जिट पोल है और जनमत, ये 2 एग्जिट पोल संस्थान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए एक मजबूत और निर्णायक जीत का संकेत दिया है। लेकिन चाणक्य टुडे के पोल आंकड़े ने टीएमसी की धड़कनें तेज कर दी है, क्योंकि इस एजेंसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 192 सीट दी है, ±11 भी, और टीएमसी को 100 सीट दी है। तो ऐसी उम्मीद ममता बनर्जी ने तो शायद कभी नहीं की होगी। पोल डायरी हो, मेट्राइज हो, पी मार्क हो, ये सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत दे रहे हैं। स्थानीय पोल एजेंसी की बात करते हैं, प्रजा पोल, उसके एग्जिट पोल में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी को वो 193 सीटें और टीएमसी को 100 सीटें दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, वो 148 है। इस हालत में अगर एग्जिट पोल का अनुमान जादुई आंकड़े तक नहीं जाने देगा टीएमसी को, तो फिर इसकी जिम्मेदारी ममता भले खुद पर क्यों ना ले, और ये ना लेना पड़े लिए। इसीलिए इस तरह का परसेप्शन हो रहा है कि आखिर हार की जिम्मेदारी वो मैच के रेफरी के ऊपर डालने की कोशिश कर रही हैं क्या? ये बड़ी बात है। और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात के लोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। जब एक प्रमुख पार्टी और निवर्तमान मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री कहिए अभी, ममता बनर्जी इस तरह का आरोप लगाएंगी तो चुनाव आयोग को तो जवाब देना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने राज्य में पारदर्शी चुनाव का फिर से दावा किया। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं, इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया, आपको 4 बजे तक आ सकते थे आप, आपके सामने खुलता वो रूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। तो वहीं भाजपा के नेता और
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य जी ने 4 मई को ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई का एक बार फिर से दावा किया। ये ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। और भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष रह चुके शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि हमें पता है ना तृणमूल पार्टी कैसा है, तो पूरा पार्टी इज फुल ऑफ थग्स एंड क्रिमिनल्स। वी हैव प्रोटेक्टेड द स्ट्रांग रूम। आई वांट टू एश्योर the people of Bengal that all the strong rooms, EVMs, at least my center, Bhawanipur, is safe and secure, and what reports I've gotten from other places also, all EVMs are safe, secure, strong rooms are secured. There is no question, at least for Bhawanipur, it's no question of any tampering. All of these are fake allegations. वही पश्चिम बंगाल CPIM के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य जी का कहना है कि ममता बनर्जी को दरअसल हार का डर सता रहा है। Her frustration is obvious because her goons could not had the free hand this time. Since 2011 onwards till today, the elections were controlled by TMC goons. After 11 o'clock in the morning, all the booths were really taken over by them, these goons, and they used to control. Now this time they failed. And that's the frustration and fear of Mamta. CPM नेता की हमने आपको बात सुनवाई। ऐसी ही बात अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं लगातार, यानी कि सब एक तरह की बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्या हार का डर सता रहा है और इसीलिए इतना ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है क्या? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। राजर्षि लाहिड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में भास्कर सिन्हा रॉय जी, जो टीएमसी के समर्थक हैं। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मैं पहले सीधे सौरभ दत्ता के पास जरा अपडेट के लिए चलूं। सौरभ, बताइए, कल तो बड़ा 3 घंटे तक ममता बनर्जी जी वहां पर जाकर के बैठ गईं। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या आज सब कुछ ठीक है? क्योंकि चुनाव आयोग को तो रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा, जवाब देना बनता भी है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री इस तरह का करेंगी और एक प्रमुख पार्टी इस तरह का आरोप लगाएगी तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आज कैसा माहौल है? आज सब ठीक ठाक है वहां पर स्ट्रांग रूम पर? लाल जी, पहले अपने दर्शकों को आज की छवि दिखा देता हूँ। कल की जो ग्राउंड जीरो थी, घटनास्थल थी, वहीं पर हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पे जो जवान है वो जवान तैनात है। यहाँ पे ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र है। यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतगणना केंद्र है, स्ट्रांग रूम है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्लोज करने को बोलेंगे मैं अपने कैमरे पर्सन अमलान को, कि एक किला जैसे बनाया गया है और एक छोटा सा गेट है जिसमें काउंटिंग सेंटर के अंदर कैंडिडेट, पोलिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो आने जाने के लिए एक छोटा सा गेट बनाया गया है और इसको एक किला का रूप दिया गया है। क्योंकि कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था डेमोक्रेसी में। क्योंकि पहली बात ये सवाल ये था कि जो फुटेज जिसको लेकर ये बवाल हुआ, वो फुटेज इशू किसने किया था? ये चुनाव आयोग का कहना है कि वो फुटेज चुनाव आयोग के जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके जरिए उनको मिला था। ये पहली बात ये है। तो अगर चुनाव आयोग के इरादे नेक नहीं होते तो ये फुटेज क्या किसी को मिलता? दूसरी बात ये है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि 4 बजे सबको आने के लिए कहा था और उसमें मेल के जो सीसी होते हैं ना, उस सीसी में पहला नाम कुणाल घोष का था। एकदम नंबर 1 पे, अव्वल नंबर पर कुणाल घोष का नाम था। 4 बजे वो लोग नहीं आए। वो आए कब? 6 बजे के करीब करीब। और बीच में क्या हुआ लाल जी? बीच में ममता बनर्जी का एक वीडियो स्टेटमेंट आया है, एक वीडियो बाइट उन्होंने रिलीज किया और रिलीज करके उसमें 2 पॉइंट में जिक्र करना चाहूंगा कि पहली बात उन्होंने कहा कि
कि एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिशियन है, वो भरोसा नहीं कर सकती है, कह सकती है। इसमें तो कोई दिक्कत फिर नहीं है, उन्होंने कहा कि हर कैंडिडेट को बोलूंगा कि ईवीएम के जो काउंटिंग सेंटर है वहां पे पहरा दीजिए। मैं भी अपने सखावत मेमोरियल स्कूल में पहरा देने जा रही हूं, आप भी पहरा दीजिए। रात तक आप रहिए, कैंडिडेट रहिए, और सुबह वर्कर्स को रखिए। अब मतगणना जब हुई थी तब भी वो कही थी कि केंद्रीय बल जो ईवीएम है उसमें हेरफेर कर सकता है, तृणमूल के वोट बीजेपी को डाल सकता है। लेकिन वो सब आरोप फिर देखा गया कि उसको लेकर कुछ हुआ नहीं, चुनाव तो शांतिपूर्ण हुआ। और अब जाके ये मत काउंटिंग सेंटर को लेके ये जब कहा गया है, उसको भी चुनाव आयोग ने कहा है कि फेक न्यूज है। और अभी सुरक्षा की जो बातें हैं उसको लेकर यहाँ पे 163 भारतीय न्याय संहिता के 163 तैनात किए गए हैं। जरा एक सेकंड में अपने दर्शकों को देखने को देखने को दिखाऊंगा। अमलान को बोलूंगा कि जरा इधर आ जाए कैमरा को लेकर। ये जो पोस्टर है ये चुनाव आयोग के लगाया है अभी, ठीक खुदीराम अनुशीलन केंद्र के ऑपोजिट साइड है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 163 धारा जो मतगणना केंद्र है उसके 200 दायरे में ये लगा दिया गया है कि आप आइए, काउंटिंग टेबल पर बैठिए, शांति से गणना होने दीजिए। लेकिन डेमोक्रेसी में डी फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए, डी फॉर ड्रामा नहीं, यही कहना है चुनाव बिल्कुल का। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए, डी फॉर ड्रामा नहीं। लेकिन ड्रामा का भी सहारा लिया जाता है सौरभ, जो कि हम वहां पर देख रहे हैं। विनोद जी, जो बात अभी सौरभ कह रहे थे कि डी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण मतदान हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद स्ट्रांग रूम पर ये देखिए, जिसके पास है, सौरभ सही कह रहे थे, देखिए सौरभ के पीछे वो पत्र दिखाई भी पड़ रहा है, जिसके पास वैलिड पास है उसको तो अनुमति है, वो वहां जाएं। एक पॉइंट ये, जिसके पास नहीं है वो वहां क्या करेंगे, किस बात का पहरा देंगे, या फिर वहां जाकर के हंगामा करेंगे। और दूसरी बात ये कि सौरभ का ये पॉइंट कि भाई जब आपको ये फीड कहां से मिली कि कुछ लोग अंदर में हैं, ये तो लाइव स्ट्रीमिंग से मिली। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी हंगामा विनोद जी परसेप्शन के लिए। सौरभ ने अभी कमाल का उसमें आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में बताया है जी कि डी फॉर डेमोक्रेसी और डी फॉर ड्रामा। हाँ, तो अगर इसी को थोड़ा सा आप डिकोड करिए तो पूरे इलेक्शन आपने भी डी से डिकोड कर दिया आपने इसी को डिकोड कीजिए तो पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी का सिर्फ आरोप ही आरोप है। आप पहले दिन से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आरोप, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप, बीजेपी के खिलाफ आरोप, और ये आरोप लगाते लगाते आप स्ट्रांग रूम तक आ गए। तो आप कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है लाल जी वो एग्जैक्ट पोल का पक्का गारंटी दे रहा है, इशारा कर रहा है। ये सीधे सीधे ममता बनर्जी के इस आरोप से सीधे साफ है। हमने अपने इतने दिन के करियर में कभी नहीं देखा होगा कि कोई सीएम किसी स्ट्रांग रूम में इस बात के लिए जाए कि यहाँ पे ईवीएम पे टेम्परिंग हो सकती है, यहाँ ये हो सकता है। तो इसको डेमोक्रेसी में डी फॉर ड्रामा ही तो कहा जा सकता है। आपका नियत आपका जो है, आप अपने वर्कर्स को ये मैसेज दे रही है कि उनको कह रहा है घबराना नहीं ये घबराना नहीं है, ये लड़ाई है और इसको हम मरते दम तक जारी रखेंगे। ये सिर्फ हताशा है कि अपने टीएमसी के वर्कर्स को कम से कम वो फील्ड छोड़ के भाग ना जाए। जो 11 बजे तक का, जो अभी भट्टाचार्य जी का आपने सुना था, सीपीएम के कैंडिडेट हैं, वो कह रहे थे कि पिछले 2011 से अब तक 11 बजे के बाद पूरे के पूरे पोलिंग बूथ पे टीएमसी के जो कार्यकर्ता और उसके गूंस हैं उनका कंट्रोल होता था। ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है कि डेमोक्रेसी में जो इंश्योर होता है हर एक आदमी का वोट पड़ना, उसको इंश्योर करके बंगाल ने इतिहास रच दिया है। तो ये ममता बनर्जी का जितना भी रात भर चलता रहा, लोगों ने कम से कम ये जरूर समझा कि डी फॉर सिर्फ डेमोक्रेसी होता है, डी फॉर ड्रामा नहीं होता है। लेकिन करने की कोशिश तो हो रही है। इस बार कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं। भास्कर दा बड़े बदले से माहौल लग रहे हैं। एक तो ममता जी, पहले मुझे किसी ने मतदान के दिन बताया था कि 4:55 पर दीदी वोट करती थी और बड़ा बढ़िया से वोटिंग करती थी। इस बार पता चला दीदी ने एकदम सवेरे सवेरे वोट किया, सब जगह बूथ का दौरा किया। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या दादा, ये बताइए कि जो पोस्टल बैलेट है उसको अलग करने के लिए एक मेल जाता है और उस मेल पर लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ चुनाव आयोग करता है, फिर भी उसको हंगामा, डी फॉर ड्रामा का बहाना बनाने का मकसद क्या दादा?
इसको सम्मान करता हूँ। डी फॉर ड्रामा बोल के आप इसको जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं जी। ड्रामा एक बड़ी चीज है, सबको ये आता नहीं है। पहला बात ये है कि आप ये मान लिए कि पोलिंग एजेंट के बिना आपने वहां पर वो काम शुरू किया और पोस्टल बैलेट का गिनती या उसका भेजने का काम शुरू किया, जो नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, आपने 4 बजे पहुंचने के लिए बोला, लेकिन 4 बजे अगर ना पहुंचे कोई, वो विदाउट द पोलिंग एजेंट और पार्टी के वर्कर और पार्टी के जो अप्रूव्ड लोग हैं, इसके अलावा आप नहीं खोल सकते हैं। ये बात तो आप मान लिए। देखिए बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी ने क्यों सुबह वोट दिया, क्यों शाम को नहीं दिया। पिछले किसी दिन में हम लोग नहीं देखा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन एंड सीआरपीएफ एंड अदर, दे वर वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बीजेपी। ये हम लोगों ने बंगाल के लोग देखे और जो कुछ हुआ एक तरफा हुआ। अब देखिएगा जहां जहां जो हुआ है, बच्चे लोग बीमार खाया, ये हुआ, हम लोग खुश हैं कि ये कोई किसी का जान नहीं गई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये तो एक तरफा हुआ है। और ये जो आरोप है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये आरोप बीजेपी के जो एंटी बीजेपी जो लोग हैं, बीजेपी के विरुद्ध जो लोग हैं और बीजेपी के जो विरुद्ध के पार्टी है, सबने ये आरोप लगाया। तो हम लोगों का तो ये हक है कि अगर आपको दिखाई देगा कि जहां पर आपको होना चाहिए आप वहाँ है नहीं, क्योंकि फिर भी ये पोलिंग एजेंट लोग का बिला आप काम चला रहे हैं, आप पोस्टल बैलेट का गिनती कर रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए था। ये भी कमीशन और आप भी मान लीजिए। राजर्षि लाहिड़ी जी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, नमस्ते, कल वहां पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता भी, हमने देखा, हमने वो दृश्य देखे हैं जहां पर फिर एक तरफ जो है बीजेपी का कार्यकर्ता, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको भी 4 बजे मेल आ गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि अपने लोगों को भेजिए, पोस्टल बैलेट को अलग कर रहे हैं, आ गया था ना मेल? ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं भास्कर दा भी कि हाँ मेल तो आया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी की जो इतिहास हम लोगों ने देखा है फ्रॉम 1984 से, जब वो कांग्रेस की एमपी बनी थी, सबसे पहले कांग्रेस आई की एमपी बनी थी, तो उनका ये जो कुछ फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स है, जो उनकी आइडेंटिफाइड और आविष्कार किया हुआ है, साइंटिफिक रिगिंग, ये लेफ्ट फ्रंट जब पावर में थे तभी मैन मेड सैलाव व मैन मेड बाढ़, ये सब बातें जो है साजानो घटना, सजावटी घटना, ये सब बातें, देखिए जब वो हारने लगती है तब वो ये सब खड़ी करती है। मैं इन सब चीजों में जा ही नहीं रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल सा आंकड़ा दे रहा हूं आपको भाई साहब, कि 2024 में तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा में उनको टोटल 2,74,74,133 वोट उनको प्राप्त हुए थे। ठीक है। इसमें फॉल्स, रिगिंग, छप्पा सब था। ये ममता जी इस बार करने में बहुत हद तक असमर्थ रही है। करने की कोशिश की है, वो टेलीविजन के पर्दे में सभी मीडिया में दिखाया है। और अगर मैं मान के भी चलूं कि उसमें करीबन 10% उन्होंने छप्पा किया है, तो 27 लाख करीबन उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है और जो मुस्लिम अध्युषित बूथ्स जो है, इसमें वो करने में काफी हद तक समर्थ थी। अब हम लोगों का वोट्स कितना था? हम लोगों का वोट्स जो था वो 2,34,31,081। ठीक है। इसके साथ साथ इस बार 29,41,974 एक्स्ट्रा वोट्स पोल्ड हुए हैं। ठीक है राजर्षि जी, ये जो आप डेटा दे रहे हैं, निकल के मतदान किया है। ठीक, ये जो आप डेटा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ये डेटा सारे एरिना में है। पक्ष में वोट नहीं देगा। इस बार तो कोई रिगिंग नहीं कर पाई ना टीएमसी, इस बार तो आप संतुष्ट है ना? एक बात बोले? हाँ बोलिए, पहले राजर्षि जी से जवाब ले लेता हूँ, आप ही की बात पूछिए। जी के 29 लाख जो वोट पड़ा है, ये वोट
कोई बाहर निकल के, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो लोग निकले थे वो निकल के ममता जी को वोट नहीं दिया है। जेन जी का पूरा वोट भाजपा में गया है। ठीक है, वो तो 4 मई को पता चलेगा। भास्कर दा कुछ जवाब देना चाह रहे थे। भास्कर दा देखिए, आप जो सवाल पूछे, कल जब पोस्टल बैलेट का गिनती होना शुरू हुआ उसमें बीजेपी का भी कोई नहीं था। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि बीजेपी का भी कोई नहीं था, टीएमसी का भी कोई नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने ये काम कैसे शुरू कर दिया? पहला बात ये। दूसरी बात, पिछले दफा जितने बार इलेक्शन हुआ है इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई किया और जो जीत गए। मैं सौरभ आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि दोनों ही सर्टिफिकेट जो सवाल भास्कर दा उठा रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया होगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौरभ बताइए। का मतलब है ये किया कि नहीं, करेक्ट कर लीजिए आप। 2 बार 3 बार से कह रहा हूं कि जरा फैक्ट पर आ जाते हैं। चेक कर लीजिए। सौरभ बताएंगे क्या बोला है चुनाव आयोग ने इस पर। सौरभ, चुनाव आयोग सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जो कैंडिडेट्स को बुलाए गए थे उसमें से निर्दल कैंडिडेट हाजिर थे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर पोल के डे के दिन 7 बजे मतगणना शुरू होने वाला है, काउंटिंग के दिन, तो उस दिन अगर 7 बजे तक कोई पार्टी की एजेंट नहीं आती है, काउंटिंग एजेंट, तो क्या गणना नहीं होगा? ये सवाल उन्होंने उठाया है कि उनको तो कहा गया कि आप 4 बजे आओ, तो 4 बजे आने की जिम्मेदारी उनकी है, वो क्यों नहीं आए? उन डीओ नॉर्थ ने उन्होंने उन्होंने ये भी नहीं देखा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि टीएमसी वाले नहीं आए हैं, बीजेपी वाले नहीं है। जो भी नहीं आए उन्होंने अपना नियम के मुताबिक अपना समय से काम शुरू किया। तो दिक्कत क्या भास्कर दा? नहीं, बात यह है कि ये मान लिए कि इन्होंने बिना पोलिंग एजेंट, बिना पार्टी के कोई पोलिंग एजेंट इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जो सवाल अभी उठा, इलेक्शन कमीशन ने पिछले बार भी जब चुनाव हुआ उन्होंने सर्टिफाई किया, उन्होंने कई जगह में लिखा ये ठप्पा वोट हुआ, ये हुआ, वो ठीक ठीक, चलिए वो जो पीछे बार हुआ वो उसको छोड़ दीजिए। अभी चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया इस बार जो है, ठीक, हम लोग जांच किया, उसको पूछा। ठीक, भास्कर दा, विनोद जी भास्कर दा, मेरा बस आपसे ये सवाल है। आप तो पत्रकार भी रहे हैं सर, आप तो हम लोग से ज्यादा जानते हैं। आपके कभी हुआ है अभी इस बंगाल में चुनाव में, मुझे लगता है कि 6-7-5 लगभग राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कम से कम 10 से 15 रीजनल पार्टियां और 15 से 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बिल्कुल। तो अधिकार उस समय में टीएमसी के ममता बनर्जी एज ए कैंडिडेट है, नॉट ए सीएम, और वही दूसरा भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी एक कैंडिडेट है। वोटर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर पोलिंग बूथ पे जाता मान बराबर है, उसका भी मान उतना ही है अपने पोलिंग बूथ पे जो उनके पीछे खड़ा हुआ कोई दूसरा बूथ वोटर्स है। तो अब सवाल है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया, उस टाइम में आपको पहुंचना था। आप कहेंगे कि हमारे बिना खुल ही नहीं सकता। आप हैं क्या वहां? जबकि बीजेपी नहीं पहुंची थी। बीजेपी वहां वीआईपी है क्या? कोई वीआईपी नहीं है। ना टीएमसी वीआईपी है, ना बीजेपी वीआईपी है, कोई वीआईपी नहीं है। वहां इलेक्शन का प्रोसेस सुनिए। आप पहले आप बहुत 3 बार सवाल पूछ चुके हैं इस पर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि आप एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं। वहां कोई वीआईपी नहीं है सर। ममता बनर्जी की पार्टी नहीं आई या बीजेपी की पार्टी के लोग नहीं आए, कोई नहीं आए। बाकी कैंडिडेट आए थे। कोई भी आएगा वो टाइम से उस ऑफिसर को वहां उस प्रोसेस को शुरू करना है। पोलिंग बूथ पे काउंटिंग बूथ, दादा सुन लीजिए, 7 बजे वहां पोलिंग बूथ पे दिया गया है कि 7 बजे पहला पोस्टल बैलेट का खुलेगा या ईवीएम खुलेगा। आपकी पार्टी के अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या आपके लिए बंद रहेगा? या बीजेपी का भी ना पहुंचे, बीजेपी का नहीं पहुंचे तो क्या बंद रहेगा? आप लोग तो सिस्टम को ऐसे बना दे। सुनिए, सिर्फ ये है दादा, मैं आपसे सवाल सुन लीजिए ना, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सवाल भास्कर दा सुन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आपको सवाल दे रहा हूं, आ रहा हूं। क्या है कि मैच में 2 प्लेयर खड़ा है, बीजेपी और टीएमसी मैच में है। आप बीजेपी पे चार्ज करने के बजाय सीधे रेफरी पे जो सीधे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। ये देश देख रहा है, भ्रम फैलाने वाले बात। पूरे के पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी ने जो सीधे सीधे रेफरी को इस बार निशाना बनाया है और लास्ट दिन में रेफरी को निशाना बनाया है, तो चुनाव परिणाम की ये तैयारी है। आप कल बताएंगे लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ने हमको हरा दिया, लोगों ने नहीं हरा दिया। ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये परसेप्शन की जंग है। भास्कर दा आप बोलिएगा, लेकिन राजर्षि जी भी कुछ एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आपके पास है। राजर्षि जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए राजर्षि जी।
पश्चिम बंगाल में आप लोग बुजुर्ग पत्रकार हैं, 96 के समय में, 96 का पश्चिम बंगाल का चुनाव के समय में क्या क्या घटना घटी थी, उस समय भारतवर्ष के किसी भी पत्र न्यूज़पेपर को उस समय का खोल लीजिए आर्काइव में, रास्ते में बम और गोला बारूद को छोड़ के कुछ नहीं था। और 34 साल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की राज्य शासन और 15 साल ममता बनर्जी जी के शासन में जो हिंसा हर एक चुनाव में हुआ है, कम या ज्यादा, लोकल बॉडी और कॉरपोरेशंस और पंचायत में जो हुआ है उससे थोड़ा कम हुआ है विधानसभा लोकसभा में। ठीक है, पर लाशें गिरना, खून बहना, मारामारी, हाथ पैर काटना, ठीक है, वो घटना नहीं घटी है। ये बात तो सही है। उससे बौखला है कि ये ऐसे कैसे चुनाव हो सकता है। अच्छा, ये मतलब इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। भास्कर दा कह रहे हैं कि क्या हिंसा मुक्त चुनाव को पचा नहीं पा रहे हैं और परसेप्शन बना रहे हैं। देखिए सुनिए, राजेश जी मेरा दोस्त है, वो जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब कुछ और देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वोट का गिनती शुरू होता है सुबह 7 बजे से, ये सब जानते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट गिनने का कोई टाइम नहीं होता है। 4 बजे भी होता है, 6 बजे भी होता है। घुमा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग कोई टाइम कैसे नहीं रखेगा दादा। अरे नहीं, अगर अनलिमिटेड टाइम रखेगा तो कैसे काम होगा दादा। हम लोगों ने पोस्टल बैलेट से पुलिस को आयोग ही टाइम शेड्यूल कहां पे वोट दिया था, 4 बजे से ही होगा। कोई अधिकार नहीं था। आपकी सुविधा से चुनाव आयोग टाइम नहीं तय करेगा। सही बात है, ना बीजेपी की सुविधा। सही बात, कोई टाइम नहीं है कि पोस्टल बैलेट गिनने का टाइम 4 बजे ही है, ऐसा कोई नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं, टाइम नहीं है कि पोस्टल बैलेट गिनना शुरू होगा 4 बजे से ही शुरू होगा। तो आप क्या चाहते थे कि आप पहुंच जाएं, बीजेपी वाले पहुंच जाएं, चाहे 8 बजे रात में पहुंचे तब शुरू हो, ये चाहते थे दादा? और एक बार इत्तला कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि अच्छा, एक बार और इत्तला करना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं और शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बात को लेकर लाइडी जी आपकी पार्टी को भी आपत्ति है क्या कि भाई बिना आपके पहुंचे चुनाव आयोग ने वो काम शुरू कर दिया था? बाद में पहुंचा, उन लोग भी बाद में पहुंचा, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि वो भी बाद में पहुंचे, लेकिन वो आपकी तरह आपत्ति नहीं कर रहे हैं। भास्कर दादा एक ही सवाल पूछना, 40,000 पोलिंग बूथ या उससे 50,000 हो गए, मुझे ठीक से वो डेटा याद नहीं है। सौरभ बता देंगे। आप सुनिए तो सही, उसके लिए हर जिले में ऐसे स्ट्रांग रूम बनाए होंगे। ये सारा बवाल भवानीपुर को लेके क्यों है? कुछ तो है, आपको एक सवाल कुछ तो है भास्कर दा। भी स्ट्रांग रूम राजर्षि जी हंस भी रहे हैं, राजर्षि जी हंस भी रहे हैं भवानीपुर पर। सारी चर्चा भवानीपुर को लेके क्या है? क्यों है? ममता बनर्जी हार रही है, ममता बनर्जी हार रही है, ये भवानीपुर ही क्यों? जवाब तो सुन लीजिए, दीजिए जवाब राजर्षि। पिछले बार नंदीग्राम में आप लोग लोड शेडिंग करके जबरदस्ती हराए थे, क्योंकि आपका निशाना है ममता बनर्जी के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन आप ही के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, सबको जानता है। इसीलिए भवानीपुर आपका भास्कर दा, कम से कम आप तो ऐसा नहीं कहिए कि जब जीतेंगे तभी सही, हारेंगे तो सब गलत। ऐसा नहीं कहिए, ऐसा नहीं कहिए दादा, लोकतंत्र है, जनता मालिक है दादा। जीतेंगे, लेकिन आप पे नंदीग्राम में ये किया था आपने। लाइडी जी बताइए, राजर्षि लाइडी जी को पूछिए। राजर्षि लाइडी जी, भवानीपुर पर आप भी बड़ा हंस रहे थे, क्या कॉन्फिडेंट है क्या? देखिए, पहली बात तो है कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जी, मैं उत्तर भारत के भाषा में बोल रहा हूं, गाजे बाजे के साथ जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं वो। अच्छा। और दूसरी बात रही 2021 की चुनाव में नंदीग्राम, एक ही स्कूल बिल्डिंग में 500 विधानसभा का काउंटिंग हो रहा था, वहां पे 2 जीते तृणमूल और 3 जीते हम। तो लोड शेडिंग में अगर हम लोग 5 को 5 ना जीत लेते, अगर लोड शेडिंग करके ही जीतना था। और दूसरी बात, 5 साल तक ये मुकदमा हाई कोर्ट में चला है। ममता बनर्जी जी जो सुप्रीम कोर्ट चली गई एसआईआर के जी वो तो हमने देखा है, के मामले में क्यों पूरी प्रक्रिया चली है। लेकिन भवानीपुर इतना गर्म क्यों है? भवानीपुर से रिपोर्टिंग की थी सौरभ दत्ता ने जिस दिन वोटिंग हुई थी, भवानीपुर पर इतना ज्यादा बवाल क्यों सौरभ? देखिए, भवानीपुर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 63 का एक पार्ट और 77 छोड़कर
बाकी जो सारे जो वर्ड है उस सारे वर्ड में बीजेपी का पिछले कई चुनाव से अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा। और इस बार माना जा रहा है कि जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, ये एकदम से एक अर्बन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे 39,000 से भी ज्यादा गुजराती मारवाड़ी वोटर्स है। एसआईआर के 45 से ज्यादा वोटर्स कटे हैं। तो ये, और खुद ममता बनर्जी आप काली पूजा की वक्त कहा था कि मेरे वर्ड में कैसे एक के बाद एक इमारतें यहाँ पे तैयार हो गए, वो सब बस्ती कहाँ गए, उत्तरन कहाँ गए, बस्ती कहाँ गए, वो सब ये चौंक गए थे। ममता बनर्जी खुद नॉर्थ कोलकाता में संजय बख्शी की, स्मिता बख्शी की जो पूजा है उस पूजा मंडप से कहा गया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं तब से ये हंच आ रहा था कि भवानीपुर में कुछ अलग इस बार देखने को मिलता है। और फिर जैसे ममता बनर्जी डोर टू डोर कैंपेन गई, पहली बार नुक्कड़ पर सभा किए, स्ट्रीट कॉर्नर किए, और जो रेसिडेंट्स थे उनको तो उन्होंने सीधी तरह से कहा कि आप पिछले वोटों में बीजेपी को, भाजपा को वोट दिया, एक सभा से माइक छोड़ करके जाना। ये जो लेटर्स, ये लेटर लालजी, हाँ बोलिए लालजी एक सेकंड लूंगा। हाँ। ये जो लेटर की बात कह रहे थे, भास्कर दादा कह रहे थे कि ये लेटर 3 शब्दों का लेटर है, जहां पे लिखा है कि इन रेफरेंस टू द अबव मेमो नंबर यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन present and to observe the entire process of the segregation of police postal ballots at district strong room located at Khudiram राजर्षि जी very fair। तो एकदम इसमें तो साफ लिखा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। और भवानीपुर, कोई दल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तृणमूल। ठीक है विनोद जी, भवानीपुर पर जब चर्चा हो रही है तो मुझे प्रचार के दौरान का एक वाकया याद आ रहा है। अमित शाह जी ने आह्वान किया था, बस ये एक सीट दे दो सारा काम हो जाएगा। क्या लोगों ने सुन लिया है? क्या ये सुन लिया? मुझे लगता है कि इसको लेके ममता बनर्जी ने कम से कम इसे दिल से ले लिया है। कि अमित शाह ने कहा था कि और लोगों ने मान भी लिया, जिता दो हम सारे बंगाल जीत लेंगे। ठीक है, तो ये मान के बैठे हैं। आप ख्वाब देखते रहिए, ये ख्वाब आप ख्वाब देखते रहिए। अच्छा ठीक है ना, 2 दिन और देख लेने दीजिए ना, 2 दिन और देख लेने दीजिए। आप देखिए आज कितना, 1 तारीख है ना, 2 और 3 बस। भवानीपुर में आप हराएंगे, ये ख्वाब राजर्षि जी को 2 दिन और ख्वाब देख लेने दीजिए। राजर्षि जी बताइए। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी 2014 साल के लोकसभा के चुनाव में जब तथागत राय खड़े हुए थे तो उसी समय ममता जी भवानीपुर विधानसभा उस लोकसभा के चुनाव में हार गए थे। और ममता बनर्जी जी पहले भी 89 में मालिनी भट्टाचार्य के सामने हार भी चुकी है, नंदीग्राम में भी हार चुकी है। अब आपके रिपोर्टर भाई साहब ने जो उत्तरन बस्ती की बात बताई, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ममता जी की घर के चौखट के ठीक ऑपोजिट में है ये उत्तरन बस्ती। उनके घर से बाएं तरफ गली में 2-4 घर छोड़ के है उत्तरन बस्ती। दाहिने है, पीछे है, आगे है, सब जगह है। जो सवाल ममता जी पूछी है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये सवाल ममता जी को अपने भाई, 2 भाई बाबुल बनर्जी और कार्तिक बनर्जी को पूछना चाहिए, जो दोनों के जमीन को पकड़ के एक रात में एक परिवार कश्मीर घूमने गया था। ममता जी के घर के 2-3 घर छोड़ के 14 दिनों के लिए कश्मीर टूर में गया था। जब वापस आए तो उनका घर ही नहीं था, 4-5 पिलर खड़ा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, ये बात सच है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं, पिछली बार 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जो सीट भवानीपुर है, वहां से टीएमसी को सिर्फ 8,000 की बढ़त थी, सिर्फ 8,000 की बढ़त थी। एक डेटा है, विधानसभा हो रहा है। शुक्रिया। हाँ ये बात सच है, मैंने इसलिए लोकसभा बोल तो दिया कि ये 2024 के लोकसभा के आंकड़े हैं। शुक्रिया। फिलहाल 2 दिन और अटकल कर लेने दीजिए, 2 दिन और अटकल कर लेने दीजिए, फिर तो नतीजा आ जाएंगे। शुक्रिया। फिलहाल भास्कर दा, राजर्षि जी बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि एग्जिट पोल बंगाल को लेकर के तो आपने देख लिया, तमिलनाडु और केरल में क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चा है एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद। ब्रेक के बाद। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। केरल से है, वही से। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो एग्जिट पोल आया उसमें एक्स फैक्टर क्या है, चर्चा का बिंदु क्या क्या है तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अनुमान जो आया है, दोनों राज्यों के एग्जिट पोल पर बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु में एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। किसी ने डीएमके गठबंधन को आगे दिखाया तो किसी ने एनडीए को। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को आगे तमिलनाडु में दिखाया गया है, लेकिन तमिलनाडु में एक्सेस माई इंडिया, ये जो एक पोल एजेंसी है, उनके एग्जिट पोल से हलचल तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि इस वाले एग्जिट पोल में एक्टर विजय की पार्टी को सत्ता के करीब तक दिखा दिया गया है। इस बीच इन तमाम हलचल के बीच सीएम स्टालिन ने सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई है। तमिलनाडु से उलट केरल की बात कीजिए तो वहां लगभग सभी एग्जिट पोल यूडीएफ को आगे दिखा रहे हैं, और कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ है, उसकी सत्ता में वापसी 10 साल के बाद इसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर बयानबाजी भी हो रही है। एसएनडीपी एक संगठन है, उनके नेता नतेशन ने कहा कि मुस्लिम लीग के हाथ में फिर सरकार चली जाएगी। एसएनडीपी क्या है? एजवा समुदाय के उत्थान के लिए स्थापित एक प्रमुख संगठन है। ये 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि देखिए, इन सब चर्चा के बीच इंडियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के एक नेता को ही सीएम पद का दावेदार बताया है, लेकिन इससे वहां पर चर्चा हो गई है कि क्या सत्ता की कमान या फिर सत्ता में दखल इंडियन मुस्लिम लीग की बढ़ेगी। ये इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। तो तमिलनाडु और केरल पर बहरहाल प्रतिक्रिया क्या आ रही है? कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम का कहना है कि नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, एग्जिट पोल की अटकलों पर तो उनको भरोसा नहीं है। Every political party, every alliance and every candidate is confident. I have never met a political party, political alliance or a candidate who is not confident. So everybody is confident and have faced the election. So we will see what happens on Monday. और जो रिपोर्ट में हमने बताई, केरलम में एसएनडीपी योगम जो संगठन है, उसके नेता वेल्लापल्ली नतेशन का कहना है कि यदि केरल में यूडीएफ सत्ता में आई तो मुस्लिम लीग का ही शासन होगा और राज्य में इससे अराजकता फैल जाएगी। കോൺഗ്രസിൽ ആരാണ് ആകേണ്ടതെന്ന് ഘടകകക്ഷിപ്പെട്ട ലീഗിനെപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാമോ? സാധ്യതയില്ല. കോൺഗ്രസിൽ ആരാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരാ പറയേണ്ടത്. അവരുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി കൂടി ആരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കണം. അത് ലീഗ് മുൻകൂട്ടി ഇന്നാളായിരിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതല്ല. ഇവിടെ ഒരു യുഡിഎഫ് ഭരണം വന്നാൽ ലീഗ് ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. तो केरलम को लेकर जो ये बयान है, इस बयान से हलचल बढ़ गई है। विवेक रंजन हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ केरलम से जानकारी देने के लिए। विवेक रंजन को लाइए स्क्रीन पर। तो विवेक रंजन हमारे संवाददाता केरलम से जुड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा बयान एसएनडीपी के द्वारा आ गया है। एसएनडीपी के नेता नतेशन की तरफ से हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, विवेक नारायण हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले विवेक नारायण आपके पास आ रहा हूं। ये जो बयान दिया है विवेक नतेशन जी ने, इस बयान का मतलब क्या है? क्यों वो बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के हाथ में सत्ता आ जाएगी या उनका सीएम बन जाएगा? इसका आधार क्या है जब मुस्लिम लीग वाले खुद कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का कोई नेता सीएम होगा? लाल जी, इलेक्शन एग्जिट पोल रिजल्ट के दो दिन के बाद एसएनडीपी चीफ वेल्लापल्ली ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर यूडीएफ पावर में आती है तो केरला में आईयूएमएल के रूल होगा। यूडीएफ के सभी पार्टनर्स आईयूएमएल के ऑर्डर्स के ओबे करेंगे और उन्होंने कहा है कि वीडी सतीशन आईयूएमएल के पोस्टर बॉय है और आईयूएमएल भी उनको सपोर्ट करता है बिकॉज सतीशन वेल्लापल्ली को अटैक करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात विनोद जी अभी विवेक बता रहे हैं कि वहां ये बयान उन्होंने दिया है, बयान से पूरी खलबली मच गई है, पूरा हलचल। लाल जी, विवेक को पूछिए कि और कौन कौन कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट ऐसे नाम आ रहे हैं
जिनको यूडीएफ के बाद जब प्रोजेक्शन है एग्जिट पोल का, तो वेणुगोपाल को नाम को लेके भी काफी चर्चा है और बाकी लोगों को लेके भी कांग्रेस 3-4 और नहीं लोग कर पाई, किसी को तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाई। कौन है कांग्रेस चाहे के शशि थरूर हो या वेणुगोपाल का नाम हो, किसी का नाम तो कांग्रेस तय नहीं कर पाई। लेकिन अब चर्चा किसका है विवेक नारायण वहां पर, अगर यूडीएफ सत्ता में आती है? अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो देयर आर 3 कैंडिडेट्स। वो एक ही केसी वेणुगोपाल, दो है शशि थरूर और 3 है रमेश चन्नीतला, और 4th कैंडिडेट है तो वीडी सतीशन। सो आईयूएमएल इज एक्चुअली सपोर्टिंग वीडी सतीशन। ओके, तो आईयूएमएल कह रहा है कि नहीं, जो चौथा कैंडिडेट है उनको, जबकि विवेक नारायण बता रहे हैं विनोद जी कि ये 3 नाम प्रोमिनेंट हैं। रमेश चन्नीतला को तो हम लोग जानते हैं, और साथ में शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल सबसे ज्यादा आला कमान के करीब भी हैं। विनोद जी, ये सब मुश्किल ये है कि बहुत बढ़िया आपको दिया, अभी बता रहे थे विवेक, इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने की कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल और होगा यूडीएफ को सत्ता में अगर ये आ जाती है तो, क्योंकि अभी तक जो अभी आप देखिए कि जो भी एग्जिट पोल के अभी तक आए हैं, आंकड़े ने सामने में रखा है लोगों का, उसमें अगर आप देखिए कि यूडीएफ और एलडीएफ में बहुत अंतर नहीं है। ये भी बात, कभी आप 64 देखिएगा, किसी ने अगर एलडीएफ को दिया है, 69 यूडीएफ को दिया है। उसमें आप ये भी देखिए कि वहां बीजेपी और एनडीए ने जो वहां पे चुनाव इस बार मजबूती से लड़ा है, तो 7 और 10 बीजेपी और एलडीए को भी मिलते हुए दिख रहा है। तो अगर वहां पे किसी भी पार्टी को, किसी भी गुट को, अगर वहां पे जो मैजिक का फिगर है वो उसको पूरा नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई संभावना देख रहे हैं क्या? दूसरा जो है उसमें कई फैक्टर हो सकते हैं कि सीएम के चॉइस में कौन होंगे। तो केसी वेणुगोपाल को लेके जितनी देर से अभी ये भूमिका बनाई गई थी कि केसी वेणुगोपाल का प्रोजेक्शन होगा इस बार सीएम के रूप में, मुझे लगता है कि यूडीएफ को और नुकसान ही करेगा। इसमें अभी यूडीएफ का जितना भी अभी दिखा रहा है एलडीएफ का ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा विजन के खिलाफ में रहा है, और बीजेपी ने जिस तरह स्ट्रांग से वहां पे इलेक्शन लड़ा है, तो ओवरऑल वामपंथी गुट का जो है उसमें नुकसान तो हुआ है। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस के अंदर इस एग्जिट पोल के सारे नतीजे अगर आप देखेंगे, इस परिणाम को, एग्जिट पोल के इस आंकड़े को, तो कांग्रेस के अंदर ही माथापच्ची तेज कर दिया है। उसके बीच में नतेशन जो है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि नतेशन एक केरल के जो सबसे बड़े ओबीसी समाज है हिंदू ग्रुप में, उसके एजवा ग्रुप, उसके वो बड़े लीडर हैं। उनकी बात की वहां पे अहमियत है और वो एक लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस से मुस्लिम लीग ने, इंडियन मुस्लिम लीग ने ये क्लेम किया था कि ये सारी सीटें जो कांग्रेस को मिली है वो उनके बदौलत मिली है, और वो अपने को एक टॉल क्लेम इंडियन मुस्लिम लीग ने करना शुरू किया था। तो यही चीज वो बता रहे हैं कि सतीशन और इंडियन मुस्लिम लीग का जो अपना रिदम बनाया है कम्युनिकेशन, तो वो एक तरह से सावधान कर रहे हैं कि यूडीएफ अगर ये भूल से ये बात करती है, सतीशन को आगे लाता है, जो अभी इंडियन मुस्लिम लीग ने उनका नाम रखा है सामने में, तो ये नतीजे इसके बड़े बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि इस राज्य में फिर से एक तरह का राइट और दूसरी तरह के वायलेंस की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये संभावना है। लेकिन आपका जो तमिलनाडु का एक्स फैक्टर है, वो लालजी सबसे दिलचस्प बना दिया है इस पूरे इलेक्शन सिनेरियो का। एक्टर विजय वाला जो है एक्टर विजय वाला जो है, एक एक्सिस बाय इंडिया ने अगर विजय को ये दिया है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हलचल इसी बात को लेके है कि क्या सचमुच में ये एक एमजीआर वाला वो स्थिति तमिलनाडु में फिर से हो रही है कि एमजीआर, जब तक आप याद रखिए कि एमजीआर जब तक रहे तमिलनाडु में डीएमके कभी पनप नहीं पाया था, करुणानिधि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि ये भी चीज हमें याद रखना चाहिए कि अब तक 70 के दशक से लेके अब तक इतिहास में डीएमके ने कभी रिपीट नहीं किया है। एक बार सिर्फ जयललिता रिपीट की थी, उसके बाद डीएमके हो या एआईडीएमके कभी रिपीट नहीं किया, एमजीआर को छोड़ के मैं कह रहा हूं। तो ये रिपीट कम से कम डीएमके अगर एक बार रिपीट करता है, तो आप समझिए कि डीएमके अपनी पार्टी के लिए इतिहास बदल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तब ये एक्स फैक्टर क्या काम करेगा ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े जितने भी आप अभी तक आए हैं पोल एजेंसीज की, वो अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग बात जो विवेक नारायण ने बताई,
उसमें ज़रा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। विवेक, बताइए ज़रा कि आपने कहा कि सतीशन पसंद हैं IUML के, क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन, क्यों पसंद है? करेक्ट, ये रीजन ये है कि लाल जी तो सतीशन सतीशन ऑलवेज क्रिटिसाइज वेलापल्ली नरेशन। तो वो सतीशन ने कहा है, तो वेलापल्ली नरेशन एक बीजेपी को एक अलायंस है। Narration, he says that Vellapalli Narration has an alliance with BJP, और उसका बेटा भी एक पार्टी है, तो उस पार्टी BJP का अलायंस है। तो all these things are reason for IUML is actually targeting। समझ गया कि नतीशन के खिलाफ क्योंकि सतीशन खड़े हैं, इसीलिए IUML की पसंद है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विवेक नारायण जुड़ने के लिए केरलम से। और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हम बात करेंगे कि पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त। और जैसा बताया था, अब हम बात करने वाले हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। सियासी बवाल के बीच शक्ति परीक्षण। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में हाल में जो विलय हुआ, उसके बाद सीएम भगवंत मान इसे अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पंजाब विधानसभा का यह विशेष सत्र अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बुलाया गया है। यह भी सच है। हालांकि इसमें सरकार विश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया और कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन का बायकॉट कर रहे थे और शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, आरोप बेहद गंभीर हैं और पारदर्शिता के लिए सभी विधायकों का एल्कोमीटर टेस्ट जरूरी है, कौन कौन पीकर आया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। राज्यसभा के 7 सांसदों के हालिया दल बदल के बाद आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। जालंधर में अपनी ताकत का राजनीतिक प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक निजी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय चुनाव रणनीति सत्र आयोजित करके एकजुट मोर्चा पेश किया था। लेकिन मीडिया की खबर को मानिए तो जालंधर में जो बुलाई गई ये आम आदमी पार्टी विधायकों की अहम बैठक थी, उसमें पहुंचे तो सिर्फ 65 विधायक, जबकि करीब 30 विधायक इस बैठक से दूर ही रहे। तो बीजेपी की पंजाब इकाई की ओर से आज इस बीच चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय में जनता की विधानसभा ये आयोजन किया गया है। यह आयोजन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाए गए एक दिन के विशेष विधानसभा सत्र के समानांतर में एक महत्वपूर्ण जनमंच के रूप में करवाया गया। तो इस मौके पर चरणजीत सिंह अटवाल ने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई। इस समानांतर विधानसभा की शुरुआत नशे की चपेट में आकर जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। इस मौके पर भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, लेकिन सरकार खुद ही मदहोशी में नजर आ रही है। सुबह हुई कैबिनेट मीटिंग में 2 मंत्रियों और मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया, जो पूरे पंजाब के लिए चिंता का विषय है। तो जाहिर है कि आपकी अंदरूनी उठापटक के बीच इस विशेष सत्र में सीएम भगवंत मान अपने कार्यकाल को 6 महीने के लिए सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि सर जी की पार्टी में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का कहना है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान बहाने से विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का बहाना बना लिया। फ्लोर टेस्ट बाद में हो, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पहले हो, मेरा तो इतनी मांग है। वो मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करवाएं या ना करवाएं, नो कॉन्फिडेंस टेस्ट करवाएं या ना करवाएं, परंतु ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूर आज लीडरों का होना चाहिए पंजाब विधानसभा। ये दरअसल आप सुनील जाखड़ जी को सुन रहे थे। सुनील जाखड़ जी भाजपा पंजाब के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये बातें कही और सीएम मान से उन्होंने अपील की कि फ्लोर टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। तो ये बातें जो हैं आप सुनील जाखड़ जी का सुन रहे थे। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, तो वहाँ कांग्रेस है, तो कांग्रेस लगातार इस चीज़ को लेकर आरोप लगा रही। सीधे अपने संवाददाता से जुड़ते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है, मकसद क्या है।
क्या मकसद है आकांक्षा जी? ये जो विधानसभा का सत्र है, कह तो रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बुलाएं, क्या अभी तक कुछ प्रस्ताव वगैरह आ गया क्या, विश्वास प्रस्ताव टाइप का, या आने की संभावना? जी मैं आपको बताना, जी लालचंद जी, अगर देखें तो जब से सात सांसद जो है आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं से खलबली जो है वो आम आदमी पार्टी में पंजाब में मची हुई है। उसके चलते ही आपने देखा होगा कि जालंधर में जो है मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक बार देखा कि अपनी ताकत जो है वो भांपने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं अगर आज के सत्र की बात करें तो ये एक आई वॉश है। लेबर डे की बात करें तो सिर्फ एक आई वॉश है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये देखना चाहते थे कि हम लोग अभी भी सशक्त हैं कि नहीं हैं, कि हमारे साथ अभी भी हमारे विधायक हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बार बार ऑपोजिशन जो है वो ये दावा कर रही है कि अभी तो ये 7 सांसद गए हैं, पर बहुत सारे विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। कुल 6 महीने ही रह गए हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट करने के लिए जो आज एक अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, कहीं किसी भी ऑपोजिशन ने इनके ऊपर कोई संशय नहीं था, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद ही चाहती थी अपना फ्लोर टेस्ट करने के लिए। और ये जो सदन बुलाया गया, ये अगर आप देखें तो लेबर डे मनाने के अवज में एक तरीके से उन्होंने सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करी। आपने कहा कि बहुत ही कम समय बचा है विधानसभा के लिए, बहुत कम समय बचा है, विधानसभा का कार्यकाल बचा ही कितना है। ऐसे में मुझे लगता है विपक्ष भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा नहीं कि कुछ डिस्टर्ब किया जाए सरकार को। जी बिल्कुल, आज भी अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा, विपक्ष ने बार बार ये कहा, जाखड़ जी ने भी ये कहा कि बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। अगर आप बात करें तो पंजाब के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डियरनेस अलाउंस नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 15,000 करोड़ जो है वो दे दिए जाएं, डियरनेस अलाउंस दे दिया जाए, जो कि सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रही। क्या वो मजदूर नहीं है? क्या उनके बारे में कोई बात नहीं करनी थी? क्या डेली वेजेस बढ़ाने से ही सब कुछ हो जाता है? सरकार को घेरने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि बाकी समय के लिए किसी तरह से अस्थिर करके उल्टा उनको राजनीतिक लाभ दे दें। शुक्रिया, फिलहाल देखते हैं कि क्या विश्वास प्रस्ताव वो लेकर आते हैं कि नहीं। शुक्रिया आकांक्षा जी जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।